नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। मॉनसून सत्र पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष से मांगा सहयोग। कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन नियमों के तहत ही होगी चर्चा। तेईस से 26 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे 2 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में ब्रिटेन तो दूसरे चरण में मालदीव जाएंगे पीएम। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मनसुख मांडविया ने कहा युवाओं को नशे से निजात दिलाने के लिए सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर करेंगे काम। कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, तो बागपत में भी शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। मचटका क्षेत्र में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप। आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात संसद के मानसून सत्र की, जो पहले करीब 1.5 घंटे उसके लिए सर्वदलीय बैठक चली। उस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात की और बताया कि बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये चर्चा संसद के नियमों के तहत ही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी बहस से पीछे नहीं हटेगी। बता दें कि संसद का मानसून सत्र कल से ही शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बातें सुनी। विपक्ष की मांग थी कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के वक्त पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहें। इस पर रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहते हैं, भले ही वो सीधे बहस में हिस्सा ना लें, लेकिन वे हमेशा संसद परिसर में मौजूद रहते हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया कि सरकार ने अब तक 17 बिल तैयार किए हैं, जो मॉनसून सत्र में संसद के पटल पर रखे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब सरकार सदन में बहस के दौरान देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद सुचारू रूप से चले, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। कई छोटी पार्टियों को संसद में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, हम इस पर भी गौर करेंगे। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल कर के हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी जितना समय संसद में रहते हैं, इससे पहले कोई पीएम संसद में इतना नहीं रहा है। आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं, और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए। तो 21 जुलाई यानी कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कई मुद्दों पर विपक्ष की चर्चा वाली मांगों को लेकर भाजपा के नेता आरपी सिंह ने कहा कि संसद का मतलब सभी विषयों पर स्वस्थ बहस और चर्चा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है।
पार्लियामेंट का मतलब ये है कि डिबेट हो, हेल्दी डिबेट हो, चर्चा हो और हर विषय पे चर्चा हो। और सरकार तो खुले मन से कह रही कि हम सब विषयों पे चर्चा करने चाह रहे हैं। जो सर्वदलीय बैठक है उसमें भी सब विषय आगे हैं। अब वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के अंतर्गत तो इतनी चिंता करने की जरूरत है विपक्ष की। हाँ, बाहर दिखाने के लिए मत करें, सीरियसली चर्चा करें। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छांगुर जैसे बहुत से लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी चुप हैं और तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बिहार में चुनाव सुधार के मुद्दे पर हल्ला मचा रहे हैं। यही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पाखंड मॉडल। देश के अंदर छांगुर जैसे कट्टर मुस्लिम भेष बदल करके हर जिले में धर्मांतरण कर रहे हैं और इस पर राहुल गांधी और तेजस्वी का जुबान बंद। लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन पर आरोप, ये कैसा ढोंग। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी संकल्प पत्र का उद्देश्य नशा मुक्त अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालय और सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे। देश के युवाओं की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए युवाओं को ही सिलेक्ट करा। और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा है। और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके लिए संकल्प के पर एक बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय एक होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएंगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएंगी, धर्म गुरु आएंगे, अलग अलग जाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग एक समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। और साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नशा मुक्त अभियान में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि जब महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व करेंगी तो इस अभियान में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमारी महिलाओं को यह अभियान का केंद्र बनाए। महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, महिला स्वैच्छिक समूह इस काम की अगुवाई करें, इस काम को लीड करें और शुरुआत अपने घर से करें, शुरुआत अपने गांव से करें, शुरुआत अपने रिश्तेदार से करें और बाद में सामूहिक अभियान के तौर पर हम नशा मुक्ति अभियान को आगे चलाएं। अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्थान पर ये सतत काम करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगी। आगे की खबरों में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अफ्रीका के दौरे पर हैं, तो उन्होंने एस्वातिनी के 30 चयनित छात्रों को ICCR छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए। मार्गरेटा ने एस्वातिनी में रॉयल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी किया, जिसे भारत की सहायता से बनाया गया था। मार्गरेटा ने कहा कि यह भारत एस्वातिनी विकास साझेदारी में एक मील का पत्थर है। पवित्रा मार्गरेटा ने एस्वातिनी के प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री प्रिंस लोंगखोखेला के साथ बातचीत भी की। दोनों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। और विदेश राज्य मंत्री मार्गरेटा ने एस्वातिनी के कृषि मंत्री मंडला शावुका से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में मार्गरेटा ने कहा, एस्वातिनी साम्राज्य के कृषि मंत्री माननीय मंडला शावुका से मिलकर खुशी हुई। कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई।
अगली खबर, छत्तीसगढ़ के युवाओं को हुनरमंद बनाने की मुहिम को लेकर रोंगटा विश्वविद्यालय द्वारा युवा कौशल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 8,183 युवाओं को ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग देकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 7 दिनों में युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, चैट जीपीटी, करियर की विकल्प की ट्रेनिंग दी गई है। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम की घोषणा हुई। संस्थान के कार्यों और राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने इस संस्थान की सराहना भी की। विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। इस संस्थान ने, रोंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए आज रायपुर स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे। चैतन्य बघेल इस समय ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें राज्य में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अगली खबर ओडिशा से, जहां राज्य सरकार ने पुरी जिले के बलंगा से एक नाबालिग लड़की को एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स ट्रांसफर किया है। उसके साथ एक समर्पित चिकित्सा दल और परिवार के सदस्य भी सफर में साथ थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को कुछ अज्ञात हमलावरों ने लड़की को आग लगा दी थी और इसमें लड़की का 70% से भी ज्यादा शरीर जल गया था। लड़की को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था और गहन चिकित्सा में रखा गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ित की सहायता के लिए हर संभव कदम उठा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि उसे सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिले। उन्होंने उसके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। इस बीच पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस क्रूर हमले के दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों में एक सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शक्तिश्री नाम से एक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। ये कदम बालासोर में हाल ही में एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की दुखद मौत के बाद उठाया गया है, जिसे कथित तौर पर लंबे समय तक यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री मांझी ने इस पहल के बारे में कहा कि शैक्षणिक क्षेत्रों में लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शक्तिश्री को उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के 16 विश्वविद्यालयों और 730 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में लागू किया जाएगा। भारत फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार UPI की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये मुकाम हासिल किया है। UPI से अकेले जून माह में ही 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 18.39 अरब ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है। बीते साल की तुलना में UPI लेन देन की संख्या में 32% का इजाफा हुआ है। पिछले साल जून में UPI लेन देन की संख्या 13.88 अरब थी। वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेन देन में UPI की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में UPI की हिस्सेदारी 50% है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब ये प्रतिदिन 64 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन संभालता है, जो वीजा जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों से कहीं ज्यादा है, जो प्रतिदिन लगभग 63.9 करोड़ लेन देन संभालती हैं। गौरतलब है कि यह उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि UPI केवल 9 वर्षों में ही इस मकाम तक पहुंच गया है। UPI प्लेटफॉर्म वर्तमान में 49.1 करोड़ व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है और 675 बैंकों को एक ही प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। इसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश भर से लोगों
विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को आसान और किफ़ायती तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है। आगे आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की और सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुख्ता व्यवस्था की है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को और न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है। और सीएम योगी ने कहा कि कुछ तत्व कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कांवड़ियों को आगाह किया कि उनके बीच उपद्रवी किसी भी भेष में छुपे होंगे, उनको बेनकाब करके प्रशासन को तत्काल सूचित करें। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की, भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। और इसके पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। तो श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की है। यातायात प्रबंधन में भी आरएसएस के स्वयंसेवक अनवरत जुटे हुए हैं। मेरठ महानगर में जितने प्रमुख यात्रा मार्ग हैं जिन पर कि शिव भक्त कांवड़िए चल रहे हैं, ऐसे सभी मार्गों पर और अन्य जगह जहां जहां यातायात की दृष्टि से जाम हो सकता है, कोई और आवश्यकता हो सकती है, अपने सभी प्रमुख मार्गों पर जो है संघ के कार्यकर्ता इस समय लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ यातायात की आवश्यकता लग रही है तो यातायात, जहाँ चिकित्सा की आवश्यकता लग रही है वहाँ चिकित्सा में, ऐसे सभी सेवा कार्यों में जो भी सेवा कार्य हो सकते हैं अपने संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात हैं। यात्रा मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ियों के लिए भंडारा और पंडाल की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के धौला कुआं में भी कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। व्यवस्था सही है, सरकार के द्वारा व्यवस्था सही मिली है।
बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। हर जगह पे 1-1 किलोमीटर के पंडाल लगे हुए हैं, सबके बेहतरीन सुविधा कर रखी है सारे लोगों ने। व्यवस्था अच्छी नहीं है, भंडारे का किराया, रहने सहने के लिए जगह, रुकने के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है। और सावन का महीना और उसमें कांवड़ यात्रा का उत्साह चारों तरफ देखा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की अनूठी मिसाल भी देखने को मिली। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। और इसी कड़ी में बागपत जिले में श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। शिव भक्त कांवड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर एक अनूठी पहल की। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई, जिसने भक्तों को एक अलग ही भावनात्मक अनुभूति दी। श्रद्धालु भी प्रशासन के स्वागत सत्कार से अभिभूत नजर आए। अब बात एक और यात्रा की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का मानवीय चेहरा एक बार फिर से सामने आया है और इस बार ये पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। महाराष्ट्र के 67 वर्ष के काचू कोले के घुटने में चोट लग जाने से उन्हें बालटाल से बाबा अमरनाथ मंदिर पैदल जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो सीआरपीएफ के पर्वतीय बचाव दल ने काचू कोले की ऊपर चढ़ने में भरपूर सहायता की। सीआरपीएफ की टीम अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को मेडिकल सहित हर प्रकार की मदद पहुंचा रही है। बालटाल और बाबा अमरनाथ मंदिर के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे पैदल या फिर टट्टुओं की मदद से तय किया जाता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। रविवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका क्षेत्र के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के आंकड़ों के अनुसार भूकंप कामचटका के पूर्वी तट पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जो पिछले भूकंप के तुरंत बाद आया था। रूसी आपातकालीन सेवाएं संभावित सुनामी क्षेत्र में लहरों पर नजर रख रही हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में हुए बम धमाके में पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर काकर की मौत हो गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों को वाहन में चुंबकीय बम लगाते हुए देखा गया। ये घटना बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर जारी हिंसा का हिस्सा है। बीएलए ने कहा है कि यह हमला सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था। और पाकिस्तान में मानसून की बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के अनुसार जून के अंत में 200 से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 123 लोगों की मौत हुई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी NEOC ने पूरे देश के लिए चेतावनी जारी की है, जो 25 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। 21 से 24 जुलाई तक मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। इसमें अचानक बाढ़, शहरी जल भराव और हिमनद झीलों के फटने का खतरा बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। देश के कई हिस्सों में नालियों के जाम होने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की तैयारियों और नालियों की सफाई में कमी के लिए आलोचना हो रही है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हिंदू पक्ष ने देश भर में मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है। विश्व भद्र पुजारी की ओर से दायर याचिका में पिछले साल 12 दिसंबर को दिए आदेश को हटाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को वापस पाने के लिए दायर मुकदमों के विभिन्न पहलुओं की जांच किए बिना ही यह आदेश दे दिया है।
और अब खबर खेल के मैदान से। दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज पर स्पोर्ट्स फॉर ऑल के 6ठे एयर राइफल और एयर पिस्टल रिवॉर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए हजारों युवा शूटर हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।